देश के सबसे बड़े पावर सेंटर में बैठकर दहशतगर्दी की तबाही पर माथापच्ची का सबसे नया दृश्य है ये। देख लीजिए ये तस्वीर, जब दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में इंसानियत के दुश्मनों को समूलनाश करने पर मंथन हो रहा था, जम्मू में आतंकियों को जमींदोज करने की पटकथा लिखी जा रही थी, तब गृह मंत्री के ठीक दाहिनी ओर वो शख्स बैठा था जो एंटी टेरर ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है, जो असंभव को संभव करने के लिए विश्व विख्यात है, जो हिंद पर नापाक नजर रखने वालों का काल है, जिसका नाम अजीत डोभाल है। देखिए, खतरा हर एक आदमी को लगता है, डर तो हर एक आदमी को लगता है। इसकी टाइमिंग है, कुछ को घटना से पहले लगता है, कुछ को घटना के वक्त लगता है, कुछ को घटना के बाद लगता है। मैं थर्ड कैटेगरी वाला आदमी हूँ। सीधे शत्रुओं से साक्षात्कार करने वाला साहसी, एक असाधारण व्यक्तित्व और वो प्रखर राष्ट्रवादी जिसके शब्द शब्द में राष्ट्र के प्रति असीमित समर्पण है। वो सुपर ब्रेन वाली शख्सियत जिसका पल पल 140 करोड़ की आबादी वाले देश की सुरक्षा के लिए मिशन है, जो नेपथ्य में रहकर भी हिंदुस्तान के शत्रु देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेंशन है। You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. If you know the tricks, we know the tricks better than. बेहद तल्ख शब्दों के साथ आक्रामक अंदाज में दुश्मनों को जवाब देने वाले अजीत डोभाल को तीसरी बार मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया, वो भी तब जबकि डोभाल के सेवानिवृत्ति की चर्चा आम थी। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि पीएम मोदी ने तीसरी बार डोभाल को एनएसए क्यों बनाया? 79 साल की उम्र में अजीत डोभाल ने ये जिम्मेदारी क्यों ली? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल का अगला मिशन क्या है? एक एक कर इन सवालों का जवाब जानने के लिए फिर से ये तस्वीर देखिए, जब तीसरी बार शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी सत्ता के सेंटर में पहुंचे थे, तब उनके पीछे एक तरफ पीके मिश्रा थे तो दूसरी तरफ अजीत डोभाल। प्रधानमंत्री मोदी के साथ डोभाल यूं ही नहीं थे। पिछले 10 वर्षों में जब जब संकट की घड़ी आई, तब तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत डोभाल के साथ मशवरा किया और अजीत डोभाल ने वो कर दिखाया कि स्थिति 360 डिग्री घूमकर बदल गई। सबसे पहले जान लीजिए कि हिंदुस्तान को वैश्विक आसमान में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री मोदी के मिशन इम्पॉसिबल को कब कब अजीत डोभाल ने पॉसिबल बनाकर अपनी दिमागी क्षमता को साबित किया। आंतरिक स्तर पर विपरीत परिस्थिति में असाधारण जिम्मेदारी निभाई, आतंकवाद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का खाका खींचा, कूटनीतिक स्तर पर सफलता दिलाई, हमेशा मोदी की परछाई बनकर रहे। ये तस्वीर है 26 फरवरी 2020 की, जब दिल्ली दंगों की आग में झुलस रहा था, हालात बेकाबू से थे। तब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की गलियों में घूमते हुए देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लोगों को आश्वस्त कर रहे थे। दरवाजे खुलवाकर कभी हिंदी तो कभी उर्दू के 2-4 लफ्जों में ही नहीं, खास अंग्रेजी स्टाइल में अंग्रेजी बोलकर उनको भरोसा दिला रहे थे। ये खालिस गैर राजनीतिक ही नहीं था, अटपटा भी था, क्योंकि ये पहला मौका था जब कोई एनएसए दंगों के वक्त अपनों के बीच था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को इसलिए सड़क पे उतारा था क्योंकि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और पूरी दुनिया की मीडिया मौजूद थी। अमित शाह खुद दंगे ग्रस्त इलाकों में मुसलमानों के साथ संवाद नहीं कर सके थे। अजीत डोभाल आए, एक बार नहीं 2 बार घूमे और फिर सब कुछ शांत हुआ। ये कोई पहला मौका नहीं था जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सड़क पर थे। इससे चंद महीने पहले सितंबर 2019 की ये तस्वीर है, जब कश्मीर को धारा 370 की बेड़ियों से आजाद कराया गया था। तब घाटी बेहिसाब आशंकाओं में लिपटी थी। उस वक्त भरोसे का पोटली लेकर डोभाल श्रीनगर से अनंतनाग तक गए, लोगों से मिले, उन्हें आश्वस्त किया। अनुच्छेद 370 के खात्मे में अजीत डोभाल की भूमिका अहम थी। दिल्ली दंगों को शांत करवाने में डोभाल अहम रोल में थे। पीएफआई को बैन करवाने का खांचा डोभाल ने खींचा था। कोरोना के वक्त तबलीगी जमात को मनाया। साल 2020 में पूरी दिल्ली में कोरोना फैल रहा था। उस दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज, जो कि हॉट स्पॉट बन चुका था,
कोरोना का, वहां पर भी अजीत डोभाल को भेजा गया जब परिस्थिति सीमा से बाहर चली गई। और रात 2 बजे अजीत डोभाल जाते हैं, मरकज के नेतृत्व करने वाले लोगों से बात करते हैं और उसको खाली करवाते हैं। हालांकि ये उनके कार्यक्षेत्र में नहीं था, बावजूद इसके प्रधानमंत्री ने इस संवेदनशील विषय को अजीत डोभाल के सामने रखा और उन्होंने इसे सॉल्व कर दिया। इसका तुरंत असर हुआ। डोभाल की रणनीति का असर तब भी हुआ था जब 2022 में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठकर उन्होंने पीएफआई पर प्रतिबंधों के प्रहार का खाका तैयार किया। धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, दो लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। इसी के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े कट्टरपंथियों पर एक्शन शुरू हुआ। ईडी और एनआईए ने कार्रवाई शुरू की, ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और फिर 28 सितंबर 2022 को पीएफआई पर बैन लगा दिया गया। डोभाल बार बार देश के अंदर बैठे हिंद के दुश्मनों को लेकर आगाह करते रहे। कहीं राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के गौरव का सौदा न कर बैठे। अपने आज के सुख के लिए अपने भविष्य को अंधकारमय न कर दें। अजीत डोभाल को इन्हीं खतरों पर चोट करने की विशेषज्ञता हासिल है। अजीत डोभाल देश के अंदर मौजूद कट्टरपंथियों के लिए ही नहीं बल्कि सरहद के उस पार मौजूद कट्टरपंथियों के लिए भी सरदर्द है। कई बड़े आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने में उन्हें महारत हासिल है। कैसे उन्होंने बड़े बड़े आतंकवादियों की तबाही की दास्तान लिखी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि अजीत डोभाल किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परछाई बनकर रहते हैं। ये तस्वीर 2022 की है जब इंडोनेशिया के बाली में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता से मिल रहे थे हिंदुस्तान के प्रधान। जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात के पीछे अजीत डोभाल खड़े थे और ऐसा कोई पहली बार नहीं था। 2021 में इटली में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान भी डोभाल मौजूद थे। 2020 में अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मोदी की मुलाकात के दौरान भी डोभाल मौजूद थे। 2019 में जापान के ओसाका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो डोभाल उनके साथ थे। 2017 में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई तो अजीत डोभाल वहां भी मौजूद थे। ये फहरिस्त लंबी है जब विदेशों में मोदी, प्रधानमंत्री और अजीत डोभाल की मंत्रणा हुई। कूटनीतिक मोर्चे पर भी अजीत डोभाल का कोई जवाब नहीं। बताते हैं कि साल 2014 में इराक में आईएस के आतंकवादियों ने भारतीय नर्सों को अगवा कर लिया था। उस दौरान भी अजीत डोभाल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई और अजीत डोभाल इराक एक सीक्रेट मिशन पर गए। उस मिशन पर जाने के बाद में अजीत डोभाल ने 46 भारतीय नर्सों को आतंकवादियों के चंगुल से वापस छुड़ाया और भारत लेकर आए। और ये कोई पहला और आखिरी वाकया नहीं था। रमजान के दौरान गाजा पर इजरायली हमला रोकने में डोभाल ने अहम भूमिका निभाई थी। डोकलाम में चीन को पीछे हटने पर मजबूर करने की रणनीति डोभाल ने ही बनाई थी। 2020 में एलएसी पर चीन को पीछे धकेलने में डोभाल की भूमिका अहम रही। देश की सुरक्षा को अभेद्य और आक्रामक बनाने में भी अजीत डोभाल की भूमिका काफी अहम है। चीन के सिफेक के बरस्क भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा को बनाने में अजीत डोभाल ने बहुत ही मेहनत की है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान को 5th जनरेशन की आधुनिक हथियारों से लैस कराने में डोभाल ने एक अहम भूमिका निभाई है। संयुक्त थिएटर कमांड की तर्ज पर भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के एकीकरण का सुझाव भी डोभाल ने दिया। डोभाल ने नए हथियारों पर जोर दिया। सीडीएस को लेकर भी फैसला लिया गया। डिफेंस साइबर एजेंसी का निर्माण एक स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमिक चेंज था। डिफेंस स्पेस एजेंसी का आज से 5 साल 10 साल पुराने सैनिक इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आज हमारी डिफेंस एजेंसी की अपनी
स्पेस की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, एक इंडिपेंडेंट वो है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर भी चेंज किए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अजीत डोभाल की आक्रामक रणनीति का नतीजा है कि 2020 के बाद एलएसी पर आक्रामक फौज तैनात हुई, कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पीओके में पुलवामा के बदले सरहद पार एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाली नस को दबा दिया गया। अचानक ही भारत के दुश्मन अदृश्य मौत मारे जाने लगे। आईपीएस में 7 साल के बाद अजीत डोभाल ने आईबी ज्वाइन किया और 33 साल तक जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और पंजाब में खुफिया जासूस बनकर रहे। 2015 में मणिपुर में आर्मी के काफिले पर हमले के बाद म्यांमार में घुसकर उग्रवादियों के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक के वो हेड प्लानर रहे। 1988 में श्रावण मंदिर में ब्लैक थंडर ऑपरेशन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसकी वजह यह थी कि रॉ के अंडरकवर एजेंट के तौर पर डोभाल 7 साल पाकिस्तान के लाहौर में एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर रहे थे। लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी औलिया की एक मजार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और एक उसके साथ में रहता था, वहां से गुजर रहा था, उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहने उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। तो मैंने कहा हाँ, कि मैं जब पैदा हुआ था तो वो था। मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट। उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। मैंने एक रिपोर्ट के मुताबिक डोभाल अपने पाकिस्तान के कार्यकाल के दौरान कहूटा के अंदर स्थित पाकिस्तानी संयंत्र के पास एक नाई की दुकान में पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के बालों के सैंपल को लेकर आए थे। यह सैंपल इसलिए लाए गए थे कि यह तय करने में आसानी हो सके कि कहूटा में किस ग्रेड के यूरेनियम के साथ काम किया जा रहा है। इंडियन जेम्स बॉन्ड के नाम से जाने जाने वाले अजीत डोभाल, उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जहां जो चाहा वो किया, लेकिन 79 साल की उम्र में एक कसक बाकी रह गई और वो है अखंड कश्मीर, यानी कि मिशन पीओके। कश्मीर का सपना पूरा होने वाला है। क्या डोभाल अपने कार्यकाल में पीओके हासिल कर लेंगे या फिर डोभाल का उत्तराधिकारी अखंड कश्मीर बनाएंगे? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि डोभाल 79 साल के हो चुके हैं। मुमकिन है कि आतंकवाद के बहाने अंतिम चोट की तैयारी शुरू हो चुकी है, पर अगर डोभाल अपने कार्यकाल में ये नहीं कर पाए तो उनके पीछे उनसे दीक्षित एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। मसलन अनिल धस्माना है, जिनकी उरी और बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका थी, डोभाल से भी इनकी करीबी है। पंकज सिंह है, जो इस वक्त डिप्टी एनएसए हैं और वह अजीत डोभाल के करीबी है। आरएन रवि है, जो आईबी में रहते हुए जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में एंटी टेरर ऑपरेशन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। 2018 में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं। विक्रम मिस्री है, जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और चीन पर विशेषज्ञ हैं। आलोक जोशी हैं, जो रॉ के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। और पंकज शरण, जो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे और पूर्व डिप्टी एनएसए भी रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं में से किसी को अजीत डोभाल का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। अगर डोभाल किन्हीं वजहों से कब्जे वाले कश्मीर को वापस लाने में सफल नहीं रहे तो उनके उत्तराधिकारी ये काम कर सकते हैं। हालांकि जिस तरह की भविष्यवाणी की जा रही है, जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकी संगठन मौका दे रहे हैं, उससे साफ है कि वो दिन दूर नहीं जब डोभाल का मिशन अखंड कश्मीर पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।